डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेसन 1 द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये पर्टिकुलर चैप्टर क्लास 12th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित फ्लेमिंगो इंग्लिश से ली गई है, जो कि अनिस जंग के द्वारा रिटन की गई है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से संबंधित सभी संभावित शॉर्ट क्वेश्चंस की चर्चा यहाँ करने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपसे ये अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाउ लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन गार्बेज डंप्स? वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम? ये जो साहेब है, ये गार्बेज डंप्स में क्या ढूंढ रहा था, वह कहाँ है और वह कहाँ से आया है, ये आपको बताना है। नाउ यू हैव आंसर। साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डंप्स। ये जो साहेब है वो गार्बेज डंप्स में गोल्ड तलाशता है, अर्थात पैसे की तलाश करता है। ही इज इन द नेबरहुड ऑफ ऑथर। ये जो लड़का है साहेब, ये ऑथर के पड़ोस में रहता है। साहेब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश। साहेब बांग्लादेश से आया हुआ है। ही केम विद हिज मदर इन 1971। वो अपनी माँ के साथ 1971 में आया हुआ है। हिज हाउस वाज सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। उसका जो घर था वो ढाका में हरे भरे मैदानों के मध्य में था, लेकिन स्टॉर्म स्वेप्ट अवे दियर फील्ड्स एंड होम्स, अर्थात तूफानों ने उनके घरों को, उनके फील्ड्स को, खेतों को उजाड़ फेंका था। सो दे लेफ्ट द कंट्री, इसलिए वे लोग बांग्लादेश अर्थात अपने देश को छोड़ के आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट बियरिंग फुटवियर? जो बच्चे फुटवियर नहीं पहने हुए थे, अर्थात जो बच्चे जूते चप्पल नहीं पहने हुए थे, उनके संदर्भ में लेखक ने कौन सा व्याख्या प्रस्तुत किया था इस पर्टिकुलर लेसन में, ये आपको बताना है। आंसर। वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज दैट इट इज ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। पहला जो उसने व्याख्या दिया, उस व्याख्या में उसने बताया कि ये बच्चों का बेयरफुट होना अर्थात नंगे पांव होना एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है कि छोटे बच्चे नंगे पांव होते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी। नंगे पांव होने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास पैसे का अभाव है। ही वंडर्स इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज। वो ये आश्चर्य करता है कि यदि इसे केवल हम एक एक्सक्यूज मान लें, केवल एक बहाना मान लें इस बात को, टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, कि जो गरीबी है जो कि शाश्वत है, परपेचुअल का मतलब होता है शाश्वत, अविरल, जो लगातार चलता है। तो अगर हम ये भी देखें कि जो गरीबी है, ये चूंकि ये बच्चे लगातार गरीबी के शिकार हो चुके हैं। ही आल्सो रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ अ पुअर बॉय हु प्रेड टू द गॉडेस फॉर अ पेयर ऑफ शूज। तब उसे एक गरीब बच्चे की स्टोरी याद आती है, जिसमें वो गरीब बच्चा अब किसी देवी की पूजा करता है कि उसे एक जोड़ी जूते मिल जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहब टी स्टॉल में काम करने में खुश था, यह आपको एक्सप्लेन करना है। आंसर। नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। जो साहब था वो टी स्टॉल में कार्य करते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं था। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। चूंकि अब वो अपना मालिक खुद नहीं था। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। उसके जो चेहरे थे, उसका जो सामने का आउटलुक था, उसमें केयर फ्री जो लुक था अर्थात चिंता मुक्त जो उसका भाव था, वो भी कहीं गुम हो चुका था। द स्टील कैनिस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulders। जो स्टील के कनस्तर होते थे, कनस्तर का मतलब होता है टीन का एक पीपा जिसमें
चाय रखी जाती है, एक प्रकार का ये पात्र होता है। तो ये बता रहा है कि ये जो पात्र था, ये पात्र उसके उस प्लास्टिक बैग से कहीं ज़्यादा भारी था, जो अपने वो पीठ पर रख करके, अपने सोल्जर्स पे रख करके बड़े ही ईजिली, बड़े ही आसानी तरीके से घूमा करता था, चला करता था। दूसरी बात ये थी कि द बैग वॉज हिज, ये जो बैग था कूड़े वाला, ये खुद उसका अपना था। बट द कनिस्तर बिलोंग्स टू द मैन हु ऑन्स द टी शॉप, लेकिन ये जो कनस्तर था ये उस टी शॉप ऑनर का था, उस चाय की दुकान का था, जो उस चाय दुकान का मालिक था, अर्थात चाय दुकान के मालिक का ये था, उसका खुद का नहीं था। ये दोनों में डिफरेंसेस थे और यही कारण था कि ये जो साहब है वो टी स्टॉल पे कार्य करते हुए खुश नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद का जो शहर है वो किस लिए फेमस है, क्यों फेमस है, ये आपको बताना है। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो फिरोजाबाद की जो सिटी है वो बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, प्रत्येक दूसरा परिवार यदि आप देखें तो कहीं न कहीं वो चूड़ी बनाने के व्यवसाय में इंगेज्ड है, अर्थात लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इंडिया में जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज है उसका सेंटर है, उसका केंद्र है फिरोजाबाद। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेस, यहाँ के जो परिवार हैं, जो फैमिलीज जो वहाँ रहा करती हैं, उनके कई पीढ़ियों ने, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी लोग कहीं न कहीं फर्नेस के अर्थात भट्टी के चारों ओर उन लोगों ने समय गुजारा है, जिसमें उन्होंने वेल्डिंग ग्लासेस, ग्लास को वेल्ड किया, मेकिंग बैंगल्स फॉर द वुमेन इन द लैंड, और साथ ही साथ वुमेन अर्थात महिलाओं के लिए चूड़ियों का निर्माण किया, जो इस संसार में जो लोग उपस्थित हैं, जो लोग रह रहे हैं। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बताना है कि जो ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज हैं, अर्थात जो कांच के चूड़ी बनाने वाले जो इंडस्ट्रीज, जो कारखाने हैं, वहाँ पे काम करने वाले लोगों का क्या हैजार्ड्स था, क्या खतरा था उनमें, ये आपको बताना है। नाउ यू हैव आंसर। बॉयज एंड गर्ल्स विद दियर फादर्स एंड मदर्स सिट इन द डार्क हटमेंट्स, अर्थात जो लड़के जो लड़कियां अपने माता पिता के साथ अंधकारपूर्ण हटमेंट्स में, झोपड़ियों में बैठा करते थे अपने पेरेंट्स के साथ। नेक्स्ट टू लाइनेज ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और उनके ठीक सामने जो है एक ऑयल लैम्प्स जला करता था, जो कि टिमटिमाता रहता था, अर्थात प्रॉपर लाइट नहीं मिलती थी। दे वेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, ये लोग कलर्ड ग्लासेस को अर्थात रंगीन कांच के टुकड़ों को बेल्ड किया करते थे, उनको जोड़ा करते थे और उनसे सर्कल्स ऑफ बैंगल्स अर्थात उससे जो है वृत्ताकार चूड़ियों का निर्माण करते थे। दियर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, इनकी जो आंखें थी वो बाहर की प्रकाश की तुलना में अंदर के अंधकार में कहीं ज़्यादा एडजस्ट हो गई थी, अर्थात समायोजित हो गई थी। दे ऑफन एंड अप लूजिंग आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट, और अक्सर ये वयस्क होने से पहले ही अपनी आई साइट खो चुके होते थे। इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स इज इंजूरियस टू आइज, यहाँ तक कि जब ये ग्लास को पॉलिशिंग करते थे उनसे जो डस्ट निकला करते थे वो इनके आँखों के लिए इंजूरियस थे, अर्थात बहुत ही खतरनाक थे। मेनी वर्कर्स हैव बिकम ब्लाइंड, बहुत सारे मजदूर ब्लाइंड हो जाया करते थे, अंधे हो जाया करते थे। द फर्नेसेस हैव वेरी हाई टेम्परेचर एंड देयर फॉर वेरी डेंजरस, भट्टियों का टेम्परेचर अर्थात तापमान बहुत हाई हुआ करता था, इस वजह से ये इनके लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति थी जब वो ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री में वर्क किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, मुकेश की सिचुएशन उसके परिवार की सिचुएशन से, उसके परिवार की अवस्था से कैसे अलग थी, ये आपको बताना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले भी हमने कुछ लेसन्स के वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप चाहें तो वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हैं और अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। यदि आप चाहें तो वहां से उन वीडियोज को भी ज़रूर देखें जो इससे पहले हमने अपलोड किया है। आंसर की बात करते हैं। मुकेश ग्रैंड मदर थिंक्स दैट द ओल्ड, माफ करिएगा, द गॉड गिवन लाइनेज कैन नेवर बी ब्रोकन। मुकेश की जो दादी माँ है वो ये माना करती थी कि जो गॉड ने, जो ईश्वर ने जो लाइनेज दिया है, अर्थात जो
वंशावली हमारी है उसे तोड़ा नहीं जा सकता। अर्थात जो हमारा वंशानुक्रम है जिसमें हम चूड़ियों बनाने का व्यापार पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, इसे नहीं तोड़ा जा सकता, ये मुकेश की दादी का मानना था। हर सन एंड ग्रैंडसन आर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर्स। उनका मानना था कि उनका जो सन है अर्थात जो दादी माँ का बेटा है और जो पोता है, ये दोनों बैंगल्स मेकर्स अर्थात चूड़ी बनाने वाले के कास्ट में के बिरादरी में जन्म लिए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। बैंगल्स के सिवा इन लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, अर्थात चूड़ियों के अलावा इन लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। मुकेश फादर हैज़ टॉट देम व्हाट ही नोज। मुकेश के पिता ने मुकेश को वो चीज़ें बताया जो वो जानते थे, अर्थात द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। चूड़ी बनाने की कला जो मुकेश के पिता को आती थी वो उसे वंशानुगत और उसे हिरासत में मिली हुई है, पैतृक व्यवसाय है उसका। बट मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। लेकिन मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न। वो गैरेज जाएगा और वहाँ सीखेगा कि कैसे कोई भी मोटरसाइकिल बनाई जाती है। दो द गैरेज इज़ फार अवे फ्रॉम हिज होम। यद्यपि गैरेज उसके घर से काफ़ी दूर है, फिर भी वो ये निश्चय करता है कि वो गैरेज जाएगा मोटरसाइकिल बनाने सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। मुकेश को अपना ड्रीम कैसे रियलाइज होता है आपके विचारधारा से, ये आपको बताना है। मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। आपको पता है मुकेश फिरोजाबाद का एक गरीब बैंगल मेकर का लड़का है। मोस्ट ऑफ द यंग मैन ऑफ फिरोजाबाद हैव नो इनिशिएटिव और एबिलिटी टू ड्रीम, बट मुकेश इज एन एक्सेप्शन। आपको पता है कि जो फिरोजाबाद के यंग मैन हैं उनमें से अधिकांश जो फिरोजाबाद के जो वयस्क लोग हैं हैव नो इनिशिएटिव। उनके पास इनिशिएटिव नहीं है, उनके पास किसी भी प्रकार का पहल करने का, नेतृत्व करने का उनके पास क्षमता, योग्यता नहीं है कि वो कुछ और ड्रीम कर सकें, किसी और चीज़ की सपना देख सकें। लेकिन मुकेश जो है वो एक एक्सेप्शन है, वो एक अपवाद है। ही हैज़ द कैपेसिटी टू टेक करेज एंड ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन। उसके पास कैपेसिटी है, उसके पास क्षमता है कि वो करेज, वो साहस दिखाएगा और अपने ट्रेडिशनल जो फैमिली ऑक्यूपेशन है, जो परंपरागत जो पारिवारिक व्यवसाय है, उस लाइन को तोड़ना चाहता है। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग विल पावर आल्सो। उसका जो विल पावर है, जो उसकी इच्छा शक्ति है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दृढ़ है। ही डजंट वांट टू बी अ पॉन इन द हैंड्स ऑफ द मिडल मैन आर मनी लेंडर्स। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पान वर्ड है, पान का मतलब होता है सशक्त व्यक्ति द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए यदि किसी व्यक्ति का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पान। उसे पान कहते हैं। आप उसे प्यादा के नाम से जान सकते हैं। अर्थात जब कोई सशक्त व्यक्ति, जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति किसी व्यक्ति का यूज करता है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, तो उसे पान कहते हैं। ये जो लड़का है ये पान नहीं बनना चाहता। ये नहीं चाहता कि वो किसी मिडल मैन या किसी मनी लेंडर्स के यहाँ काम करे, उनके अंडर काम करे। वो अपना खुद का काम करना चाहता है। ही इंसिस्टेड ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर बाई बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। वो मोटर मैकेनिक बन के अपना मालिक खुद बनना चाहता है, अपना खुद का स्वामी बनना चाहता है। इस बात पे वो जोर देता है। ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम बाई ज्वाइनिंग अ गैरेज। वो एक गैरेज ज्वाइन करके इस चीज़ को रियलाइज कर पाता है, महसूस कर पाता है। लर्न द जॉब ऑफ रिपेयरिंग कार्स एंड ड्राइविंग देम। अर्थात जब वो किसी गैरेज को ज्वाइन करेगा, जब वो किसी कार को रिपेयर करना सीखेगा, जब वो ड्राइविंग करना सीखेगा, तब उसे ये एहसास हो सकता है कि मोटर मैकेनिक बनना कैसा होता है। ही विल हैव टू ओवरकम मेनी हर्डल्स बिफोर ही सक्सीडेड। अर्थात सफल होने से पहले उसे बहुत सारे हर्डल्स अर्थात बहुत सारे बाधाओं, बहुत सारे परेशानियों पर सफलता, विजय हासिल करनी होगी। देन कम्स ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। तब उसे ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स आएगी, अर्थात तब उसे अपने घर से उस गैरेज तक पहुंचने की समस्या झेलनी पड़ेगी। मनी इज़ द फर्स्ट वन। और मनी जो है वो सबसे पहली समस्या थी उसके लिए।
ही विल हैव टू अर्न सम मनी हिमसेल्फ, उसे कुछ पैसे खुद से कमाने होंगे। द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, गैरेज जो था उसके घर से काफ़ी दूर था। ही विल हैव टू कवर इट ट्वाइस एवरी डे एनी हाउ, उसे किसी भी तरीके से 2 बार इसे कवर करना होगा। बाई वॉकिंग ऑन फुट, अर्थात पैदल चलकर। पैशेंट, हार्ड वर्क, फर्म विल एंड डिटर्मिनेशन टू लर्न विल हेल्प हिम रियलाइज हिज ड्रीम, अगर उसके अंदर पैसेंस होगा, धैर्य होगा, अगर उसके अंदर हार्डवर्क होगा, यदि उसे फर्म विल होगा और साथ ही साथ अगर डिटर्मिनेशन होगा, तो ये सारी चीज़ें उसे अपने ड्रीम को रियलाइज करने में सहायता करेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज, ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज में कार्य करने में जो हजार्ड्स थे, अर्थात जो खतरनाक या जो जोखिम थे, जो सिचुएशन थी जो कि प्रतिकूल थी, उन प्रतिकूल सभी सिचुएशंस की आपको चर्चा यहाँ करना है। नाउ यू हैव आंसर्स। द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री हैज़ मेनी हेल्थ हैजार्ड्स, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक हुआ करता था ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज। इट यूजुअली एम्प्लॉयज स्मॉल चिल्ड्रेन, सबसे पहले तो समस्या ये थी कि जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज थे उनमें छोटे बच्चों को इंडल्ज किया जाता था, लगाया जाता था। इट इज़ इलीगल टू एम्प्लॉय वेरी यंग चिल्ड्रेन इन हजार्ड्स इंडस्ट्रीज, और किसी भी हजार्ड्स इंडस्ट्रीज में, किसी भी खतरनाक कारखाने में छोटे बच्चों को एम्प्लॉय करना, लगाना, ये इलीगल है, ये गैर कानूनन है। बट सर्टेन फोर्सेस लाइक मिडल मैन, मनी लेंडर्स, पुलिस एंड पॉलिटिशियंस कंबाइन टू इंट्रैप द पुअर वर्कर्स, लेकिन कुछ मिडल मैन थे, जो कुछ लोग थे जो कि काफ़ी यूँ कह सकते हैं कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सक्षम होते हैं, मिडल मैन या जो मनी लेंडर्स थे या जो पुलिस थे और कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ राजनेता भी थे जो इंट्रैप्ट करते थे, जो अपने जाल में फंसा लिया करते थे पुअर वर्कर्स को। और यही कारण था कि यहाँ पे जो यंग चिल्ड्रन हुआ करते थे, जो छोटे बच्चे हुआ करते थे, वो इन ग्लास बैंगल्स फैक्ट्रीज में काम किया करते थे। लेट्स अस फर्स्ट कंसीडर द प्लेसेस वेयर बैंगल्स मेकर्स वर्क, सबसे पहले हम उस जगह को कंसीडर करते हैं जहाँ पे बैंगल मेकर्स काम किया करते थे। इट इज़ अ कॉटेज इंडस्ट्री, ये कॉटेज इंडस्ट्री हुआ करता था, ये कुटिया का बना हुआ कारखाना हुआ करता था। दे वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर, ये ग्लास फर्नेस अर्थात कांच के भट्ठी के पास काम किया करते थे जिसकी टेम्परेचर, जिसके तापमान बहुत हाई हुआ करते थे। द डिंगी सेल्स आर विदाउट एयर एंड लाइट, जो डिंगी सेल्स होते थे, डिंगी का मतलब होता है गंदा और अंधकार से भरा हुआ, अर्थात गंदे मैले जो कुचैले जो झोपड़ियाँ हुआ करती थी, जो सेल्स हुआ करती थी, उनमें लाइट्स और एयर दोनों ही चीज़ें नहीं रहती थी, अर्थात वहाँ ना ही प्रकाश हुआ करता था और ना ही निश्चित रूप से उनको एयर मिलता था। बॉयज एंड गर्ल्स वर्क हार्ड ड्यूरिंग डे नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जो बॉयज़ जो गर्ल्स होते थे ये बहुत ही कठिन मेहनत किया करते थे ड्यूरिंग डे, दिनों में, फ्लिकरिंग आयल्स लैम्प के ठीक सामने, अर्थात टिमटिमाती हुई जो आयल लैम्प्स होते थे उनके पास बैठ कर के इन बच्चों को काम करना पड़ता था जहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं थी। दे वेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और ये लड़के और लड़कियाँ जो होते थे वो ग्लास बैंगल्स को, अर्थात वो पीसेस को, वो टुकड़ों को, ग्लास के टुकड़ों को जो कि कलर्ड हुआ करते थे, उन्हें सर्कल्स के रूप में वेल्ड करते थे, यानी जोड़ा करते थे। दियर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और इन लड़के लड़कियों की जो आई थी, अर्थात जो आँखें थी, वो बाहर के प्रकाश की तुलना में अंदर के अंधकार में कहीं ज़्यादा एडजस्ट हो गई थी, समायोजित हो गई थी। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग दियर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट, और यही कारण था कि अक्सर ये बच्चे अडल्ट होने से पहले, अर्थात यंग होने से पहले ही अपने आई साइट को खो चुके होते थे। ग्लास ब्लोइंग, वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास आर हेल्थ हैजार्ड्स, ग्लास ब्लोइंग, वेल्डिंग और सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस जो होते थे, ये जो काम होते थे, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक होते थे। इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स adversely affects the eyes and even adults go blind, यहाँ तक कि पॉलिशिंग के समय
जो डस्ट निकला करते थे ये एडवर्सली यानी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते थे उनकी आँखों को, और जो अडल्ट थे वो ब्लाइंड हो जाते थे, अंधे हो जाया करते थे। दस द सराउंडिंग्स प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड द टाइप ऑफ जॉब इन्वॉल्व ऑल प्रूव रिस्की टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो सराउंडिंग्स था, जो आसपास का वातावरण था, वो इस तरह का कंडीशंस, इस तरह की अवस्था प्रकट करता था जो हर तरीके से रिस्की था, हर हेल्थ के लिए और उन वर्कर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। ये जो चाइल्ड लेबर है इसे किस तरीके से एलिमिनेट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये दोनों ही चीज़ें आपको बतानी है। अर्थात चाइल्ड लेबर को किस तरीके से समाज से मुक्त करना चाहिए, हटाना चाहिए, ये आपको बताना है, और क्यों हटाना चाहिए ये भी बताना है। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज द चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एट टेंडर एज एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स। चाइल्ड लेबर को इसलिए एलिमिनेट करना चाहिए, इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं वो टेंडर एज में अर्थात कम उम्र में ही डोमेस्टिक सर्वेंट्स के रूप में एम्प्लॉयड कर दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। डिशवाशर्स के रूप में ये काम करते हैं एट रोड साइड ढाबाज, अर्थात ढाबों पे बर्तन धुलने का भी काम छोटे बच्चों के द्वारा कराई जाती है। एंड इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज मेकिंग ग्लास बैंगल्स, बिरीज, क्रैकर्स एक्सेट्रा। और साथ ही साथ अभी आपने देखा कि जो ग्लास मेकिंग बैंगल्स हैं, जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ भी छोटे बच्चों को इंडल्ज कर दिया जाता है, इसलिए चाइल्ड लेबर को हटा देना चाहिए। लॉस द चार्म ऑफ द स्प्रिंग ऑफ दियर लाइफ। और जिनने अर्थात ये जो काम है, इन कामों ने उनके बचपन के बसंत को कहीं दूर हटा दिया है उनसे। दियर चाइल्डहुड इज स्टोलन। और जब इनको वर्क में लगा दिया गया तो उनके चाइल्डहुड को भी स्टोलन कर लिया गया, अर्थात छीन लिया गया। बर्डनड बाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क दे बिकम अडल्ट टू सून। ये वर्क के जो इनके जो काम मिलते हैं, इनके काम के बोझ के दायित्वों के वजह से ये कहीं ज़्यादा अडल्ट हो जाते हैं बहुत जल्द। मोस्ट ऑफ देम आर अंडर नरिश्ड, इल फेड, अनएजुकेटेड एंड पुअर। उसमें से अधिकांश बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कुपोषित हो जाते हैं, जिनको सही तरीके से भोजन नहीं मिलता है, जो अशिक्षित रह जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। दे हैव अ स्टंटेड ग्रोथ। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड बाय थ्रू कंसर्टेड एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। अब यहाँ देखिए एक बहुत बड़ी बात यहाँ कही जा रही है कि इनका जो ग्रोथ है, अर्थात इनका जो सम्यक विकास है, वो रुक जाता है। और ये सारी चीज़ें केवल एक ही तरीके से रिमूव की जा सकती है जब कंसर्टेड एफर्ट्स के द्वारा। कंसर्टेड एफर्ट्स का मतलब होता है संगठित प्रयास। जब संगठित प्रयास किए जाएंगे गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, जिसमें एनजीओज को आप ले सकते हैं, कोऑपरेटिव साइंटिस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर्स, अगर ये सारे लोग साथ में आ जाएं तो शायद हम चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट कर सकते हैं। मेयर पासिंग ऑफ लॉ विल नॉट हेल्प, ओनली पासिंग ऑफ लॉ विल नॉट हेल्प, अर्थात केवल अगर आप नियम कानून पास कर देते हैं तो उससे इस चीज़ को आप नहीं रिमूव कर सकते, अर्थात चाइल्ड लेबर से मुक्ति नहीं मिल सकती। लॉज शुड बी इनेक्टेड फेथफुली। इन नियमों को बड़े ही वफादारी पूर्वक, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक इनको यहाँ पे लागू करना होगा। द चिल्ड्रन थ्रोन आउट ऑफ द वर्क शुड बी रीहैबिलिटेटेड एंड गिवन प्रॉपर फूड। जो बच्चे हैं उन बच्चों को उन कामों से बाहर निकालना होगा और उनको सामान्य जीवन जीने के लिए ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति देनी होगी। उनको प्रॉपर फूड देना होगा, क्लॉथेज देना होगा, एजुकेशन देना होगा, पॉकेट मनी भी उनको देनी पड़ेगी। दियर फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस शुड बी रेस्पेक्टेड। उनके फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस का सम्मान होना चाहिए। लेट देम इंजॉय सनशाइन एंड फ्रेश एयर। उनको सनशाइन और फ्रेश एयर का इंजॉय भी करने देना होगा, तभी चाइल्ड लेबर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछी गई है, इसकी भी चर्चा हम यहाँ करना चाहेंगे। Although this text
एस्पेक्ट्स ऑफ फैक्चुअल इवेंट्स एंड सिचुएशंस ऑफ मिजरी। इस पूरे टेक्स्ट में आपने देखा है कि जो भी आपसे यहाँ पे इवेंट्स की बात की गई, जो सिचुएशंस की बात की गई है, ये कहीं ना कहीं फैक्चुअल है, तथ्यात्मक है, कहीं ना कहीं इनमें सच्चाई है। इट ट्रांसफॉर्म दिस सिचुएशंस विद एन ऑलमोस्ट पोइटिकल प्रोज इनटू लिटरेरी एक्सपीरियंस। और ये जितने भी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पोइटिकल प्रोज को लिटरेरी एक्सपीरियंस में चेंज करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपको मिलेंगे जिनमें आपको लिटरेरी डिवाइसेस बताने हैं। आप ध्यान दें, यहाँ पे ये जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है हाइपरबोल या मेटाफर, ये आपके 2 नंबर के मार्क्स अलग से आते हैं, इन्हें आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हाइपरबोल इज अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक समथिंग साउंड बेटर और मोर एक्साइटिंग देन इट इज रियली। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हाइपरबोल का मतलब होता है ऐसी चीज़ों, यहाँ पे ऐसी चीज़ों को रखी जाती है जो रियलिटी में होती नहीं है, उनको या तो बहुत बढ़ा दिया जाता है या तो उनको बहुत घटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गार्बेज था वो उनके लिए गोल्ड था, अर्थात सोना था। तो यहाँ बात को बहुत ज़्यादा एग्जरेट किया गया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, रियलिटी से अलग यहाँ चीज़ों को रखी गई है। या ये आप रियलिटी नहीं हो सकता कि जो गार्बेज हैं वो गोल्ड से भी ज़्यादा बेटर हो गया उनके लिए। तो ये कह रहा है कि गार्बेज टू देम इज गोल्ड। जो गार्बेज था यानी जो कूड़े थे उन बच्चों के लिए गोल्ड था। इट इज़ हाइपरबोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाफर क्या होता है। एज यू मे नो, कंपेयर्स टू थिंग्स आर आइडियाज दैट आर नॉट वेरी सिमिलर। हम 2 चीज़ों के बीच अगर कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं जो बहुत ज़्यादा सामान्य या एक जैसे नहीं है। अ मेटाफर डिस्क्राइब्स अ थिंग in terms of a single quality or feature of some other thing. We can say that a metaphor transform a quality of one thing to another. अगर हम मेटाफर की बात करें तो मेटाफर में जिन क्वालिटीज़ की हम बात करते हैं उसका तात्पर्य है कि एक क्वालिटी दूसरे के अंदर भी प्रस्तुत होना, उपस्थित होना, इस तरह की सिचुएशन में मेटाफर होता है। फॉर एग्जाम्पल, द रोड वाज अ रिबन ऑफ लाइट। यहाँ पे कह रहा है कि जो रोड था उनके लिए एक रिबन था लाइट का। अब आप यहाँ ध्यान रखें, ये जो रोड है और ये जो लाइट है, माफ़ करिएगा, ये जो रिबन है, इन दोनों के बीच यहाँ कंपेयर की गई है कि जिस तरह से रिबन में लाइट होता है उस तरह से जब ये बच्चे रोड पे गुजरते थे तो इनको प्रकाश मिलता था, जबकि हटमेंट में इनके झोपड़ियों में लाइट नहीं था प्रॉपर। सिमिली की ये बात करते हैं। सिमिली क्या होता है? सिमिली इज अ वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर्स वन थिंग विद अनदर यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज। सिमिली जो होता है वो एक फ्रेज होता है, एक कंपेयर, एक तुलना होता है 2 चीज़ों के बीच में, जहाँ पे लाइक, एज या सो का इस्तेमाल होता है। ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, एज वाइट एज स्नो। अब आप यहाँ ध्यान दें, जैसे ही एज का यूज हुआ आप समझ लें कि यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और इन सेंटेंस में आपको बताने हैं कि कहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 को देखें। साहबे आलम विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स is directly in contrast to what साहेब is in reality। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो साहेब नाम का लड़का है इसका पूरा नाम साहबे आलम है और साहबे आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, अर्थात ब्रह्मांड का मालिक। लेकिन यदि आप साहेब की सिचुएशंस को देखते हैं तो इसकी सिचुएशंस रियलिटी से कहीं अलग है, अर्थात यहाँ पे रियलिटी की बात नहीं की गई है। इट मीन्स यहाँ पे हाइपरबोल है, जैसा कि आपको हमने आंसर भी बता रखा है। सेकंड आप देखें, ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। यहाँ पे ध्यान रखें, डिसोलेशंस के एयर में ड्रोन्ड हो जाना, ये मेटाफर है। नंबर 3, सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली यट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। इसमें आप ध्यान रखें, ये कंट्रास्ट यहाँ इस लाइन में है, स्टेटमेंट में है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होगा जो गार्बेज था, उस गार्बेज की अगर हम बात करें
जो कूड़ा हुआ करता था वो बच्चों के लिए वांडर का सब्जेक्ट था, जबकि बड़ों के लिए वो चीज़ें सर्वाइवल का विषय था, उनके जीवन जीने के लिए सहारे की वस्तु थी। यहाँ पे कंट्रास्ट है। नंबर 5 को देखें, एज हर हैंड्स मूव मेलेंकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक सोल्जर्स। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो आपको वर्ड एक दिख रहा है, बहुत ही अलग टाइप का वर्ड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। सेंसिटी का मतलब होता है पवित्रता। पवित्रता की जो अवस्था होती है उसे हम जानते हैं किस नाम से? सेनेक्सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे शिमली है क्योंकि यहाँ पे एज का इस्तेमाल हुआ है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 27 क्वेश्चंस की चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप सभी ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।